हेलो गाइज, जैसा कि आपको मालूम होगा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और आज हमारा 13वां एपिसोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके इसको देखिए एंड ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम अभी आने वाला है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो बिना देर किए हुए, और इसको डेली बेसिस पे आप देखते हैं अगर, तो उसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है, क्योंकि बार बार आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो अगर आप कॉपी में नोट किए हैं तो आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर का बोझ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए बिना फालतू की बात किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुंभवाणी चैनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कुंभवाणी चैनल वाज इनॉटेड बाय हुम? तो कौन किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जैसा कि आपको पता होगा कुंभ कहां लगने जा रहा है? प्रयागराज में लगने जा रहा है और 144 साल बाद, 144 ईयर्स बाद लगने जा रहा है कुंभ। और वैसे अगर कुंभ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, शॉर्ट्स बना के मैं डाला हूं, पूरे कुंभ के बारे में पूरी जानकारी आपको वहां से शॉर्ट से मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए अगली वीडियो में अगला शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये किसके, इसके लिए रेडियो चैनल है क्या? ये रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है और उस रेडियो चैनल का कितना फ्रीक्वेंसी है? तो फ्रीक्वेंसी है 103.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का हुआ एकमात्र ऐसा राज्य जहां पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। तो जैविक खेती कहां की जाती है पूरी तरीके से? यहां पे ये है सिक्किम में पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। जैविक खेती कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जहां पर किसी भी प्रकार के कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता है खेतों में, तो उसी को बोलते हैं जैविक खेती, ठीक है। अगर सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम कब बना? सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा इसको दर्जा मिला। और कौन सा राज्य बना ये? तो ये राज्य बन गया 22nd, ठीक है, 22वां राज्य बना। मणिपुर कब बना? मणिपुर बना 1972 में, ठीक है। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड बना आपका 2000 में। दरअसल 2000 में 3 स्टेट बना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड अलग हुआ बिहार से, उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। अभी हाल ही में न्यूज था कि सिक्किम पहला स्टेट है जहां पे ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर की शुरुआत हुई है, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर, इसको प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लॉन्च किया गया है ट्रेसनेट 2.0। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? वेयर इज द पुनत सांगचू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो ये स्थित है भूटान में। कहां है? भूटान में। अब भूटान से कौन कौन से भारतीय स्टेट हैं, कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जिनके भूटान के साथ बॉर्डर लगता है? तो बॉर्डर लगता है किन किन के साथ? तो ये हो गया आपका सबसे पहले असम, ठीक है, असम। उसके बाद अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ये वर्ल्ड बैंक नहीं है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ऐसा समझते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक है। सिक्किम, ठीक है, कितना कितना किलोमीटर है? तो ये हो गया आपका 267, ये हो गया 217, ये हो गया आपका 183 और ये हो गया आपका 32। ये डेटा याद रखेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आपको सीक्वेंस से पूछ लिया जाए कि आप सीक्वेंस में बताइए कि कौन सा स्टेट का लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया लगता है भूटान के साथ। तो कौन हो जाएगा? सबसे पहले असम हो जाएगा, फिर अरुणाचल, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, ठीक है। और भूटान अभी अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात कर ले भूटान के, तो एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ सिंचुला।
ट्रीटी ऑफ सिंचुला, ठीक है, 1865 में। इसमें क्या हुआ ट्रीटी ऑफ सिंचुला में कि भूटान ने उस समय के गवर्नर जनरल ब्रिटिश के कौन थे, जॉन लॉरेंस, तो जॉन लॉरेंस को असम और बंगाल द्वार का टेरिटरी हैंड ओवर किया था भूटान ने ब्रिटिश को इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये इसको डेवलप कौन किया है, तो इसको डेवलप किया है, इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक कौन बनाया है, तो वेल ने बनाया है। और इसके कैपेसिटी कितना है, फर्स्ट फेज का 1200 मेगावाट है और सेकेंड फेज का 1020 मेगावाट है। और वेल क्या है, एक महारथन कंपनी है। महारथन कंपनी क्या होती है, महारथन कंपनी बनने के क्या क्या पैरामीटर हैं, तो पैरामीटर ये है कि उसको सबसे पहले उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो, उसके बाद लास्ट के 3 साल में कंपनी का जो टर्नओवर हो वो 25,000 करोड़ हो, उस कंपनी का वर्थ मतलब उस कंपनी का जो एसेट वैल्यू हो वो कितना हो, 15,000 करोड़ हो, और प्रॉफिट कितना हो, 5,000 करोड़, ठीक है। तब जाकर के कोई नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी बनती है, ठीक है। अगर महारत्न कंपनी एक बार बन गई तो वह कंपनी किसी भी, जैसे भेल, तो भेल कंपनी क्या है, महारत्न कंपनी है, तो ये भेल जो है किसी भी कंट्री में जाकर के, किसी भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी में 5,000 करोड़ तक, कितना तक, 5,000 करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर सकती है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल का, ठीक है। ये फायदा होता है महारत्न कंपनी बनने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द पार्थ योजना। पार्थ योजना किसके लिए है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जैसे पुलिस ट्रेनिंग हो गया, या फिर पैरामिलिट्री हो गया, या फिर आपको आर्मी के लिए हो गया, तो इसके लिए जो ट्रेनिंग करता है, तो ये क्या करेगा, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसके लिए ट्रेनिंग करवाएगा, ठीक है। जैसा कि यहां पे वही चीज लिखा हुआ है कि पार्थ योजना टू रिक्रूट यूथ पुलिस आर्मी एंड पैरामिलिट्री, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर फिजिकल एंड रिटन एग्जामिनेशन एंड इंक्रीज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंक्रीज इंप्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो यह है पार्थ योजना। Where was the 5G यूज केस टेस्ट लैब इनोग्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। 5G यूज केस कहां इनोग्रेट हुआ है, तो ये इनोग्रेट हुआ है रांची में, ठीक है। अब G4 क्या है, 5G, G4 क्या है, G4 जेनरेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। 5G कहां किस लिए, किसको डेडिकेट किया गया, ये सिस्टम जो है, ये टेस्ट लैब किसको समर्पित किया गया है, किसको डेडिकेट किया है, तो ये किया गया कोल इंडिया को, मतलब कोल सेक्टर देखो, ठीक है। यूनियन कोल मिनिस्टर, कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनोवेटेड एज द 5G यूज टेस्ट लैब एट इन रांची। दिस लैब इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कोल सेक्टर, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द मतलब कोल सेक्टर को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा कोल की बात कर लेते हैं। तो कोल किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोल पाया जाता है अवसादी चट्टान में। किसमें, अवसादी चट्टान, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में कोल पाया जाता है। कोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, तो चाइना है। और रिजर्व की बात करें तो यूएसए है। इंडिया का पोजीशन कौन सा है, तो इंडिया का पोजीशन कोल प्रोडक्शन में कौन सा है, तो यह है सेकंड। इंडिया का पोजीशन कोल इंडस्ट्री में, कोल प्रोडक्शन में कितना है, सेकंड है। और यह पाया जाता है कहां, अवसादी चट्टान, मतलब अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, ठीक है। और पहली बार कोल जो है पहली बार कब निकाला गया था, तो 1774 में। इंडिया में पहली बार कोल माइनिंग कब किया गया था, 1774 में। कहां से, रानीगंज कोल फील्ड। कहां से, रानीगंज कोल फील्ड, ठीक है, रानीगंज कोल फील्ड। चलिए बहुत हो गया कोल के बारे में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायिका का निधन हो गया? किसका निधन हो गया? पी जयचंद्रन। पी जयचंद्रन को एक मलयालम इंडस्ट्री के पार्श्व गायिका थे, इनका निधन हो चुका है। और इनको नेशनल अवार्ड, इनका जन्म त्रिशूर में हुआ था, केरल में, केरल के त्रिशूर में हुआ था। और इनको मिला नेशनल अवार्ड, कब मिला? नेशनल अवार्ड मिला 1986 में, ठीक है, 1986 में। और इन्हीं को मिला जेसी डैनियल अवार्ड, जेसी डैनियल अवार्ड। ये मिला कब? ये मिला इनको 2020 में। ये जेसी डैनियल अवार्ड जो है वो मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। इनका जन्म दरअसल ये मलयालम इंडस्ट्री से थे, हालांकि इन्होंने हिंदी गाना भी गाया था, लेकिन मेनली रूप से मलयालम इंडस्ट्री, मलयालम सिनेमा के ही थे, ठीक है। और इनको बोला जाता है, इनका निक नेम जो है वो भावा गायकन है, ठीक है। इनको इन्हीं को बोला जाता है, निक नेम क्या है? भावा गायकन। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? ठीक है, तो गर्म वर्ष विच हैज बीन हॉटेस्ट ईयर ऑन ईयर, तो ये 2024, ठीक है। 2024 को बताया गया है हॉटेस्ट, अभी तक के पृथ्वी पर हॉटेस्ट ईयर, ठीक है। 2024 कंसिडर्ड एज लैंडमार्क ईयर फॉर क्लाइमेट चेंज व्हेन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्रॉस्ड द 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है, मतलब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस की दहलीज को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, और एवरेज टेम्परेचर दिस ईयर, मतलब 2024 का एवरेज टेम्परेचर कितना था? तो एवरेज टेम्परेचर था 15.1 डिग्री सेल्सियस। ये नंबर याद रखेंगे, आजकल ट्रेंड में है नंबर वाला क्वेश्चन। आजकल ट्रेंड में आपके ऑप्शन में हो सकता है आपको नंबर पूछ लिया जाए, तो आप नंबर इसका याद रखेंगे। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, एक बात कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, तो ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 15 पॉइंट कहां थे हम लोग? 15.1 सेल्सियस, द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। द टेम्परेचर ऑन 22 जुलाई, अच्छा 22 जुलाई को टेम्परेचर जो था 2024 में कितना था? 17.16 सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस, 17.16 डिग्री सेल्सियस। और सरफेस टेम्परेचर कितना था? सरफेस टेम्परेचर कितना पहुंच चुका था? तो 20.87 सेल्सियस, ठीक है। आप बस आपको याद रखना कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है। और एवरेज टेम्परेचर था कितना 2024 का? तो 15.1 डिग्री सेल्सियस। एक यहां पे टर्म है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको लिए मैं बता देता हूं कि क्लाइमेट चेंज ये वजवर्ड है जो आजकल आपको डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, आपको डेली सुनने को मिलेगा। इसको बोलते हैं वजवर्ड, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया? जो भी आप कार्बन को उत्सर्जन करते हैं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में जब कार्बन को उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन को उत्सर्जन किया, वो उसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कहीं ना कहीं से निकल रहा है वो, ठीक है। तो जैसे जो ड्राइविंग होता है, तो ड्राइविंग में जो फ्यूल का यूज होता है, मतलब कार वगैरह में, मोटर वाहन में जो फ्यूल का यूज होता है, वो क्या, उससे कहीं ना कहीं कार्बन निकल रहा है। जो भी आप कोयला जला रहे हो, इंडस्ट्रीज में जो भी फ्यूल का यूज हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं कार्बन का यूज हो रहा है। तो उस कार्बन से क्या हो रहा है, उस कार्बन को बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो गया। आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, तो गर्म हुआ तो वेदर में
वेदर पैटर्न में चेंज आ जाते हैं, जैसे बिन मौसम बरसात होना। ठीक है, तो जो वेदर में वेदर पैटर्न जो चेंज हुआ उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको मैं एक ओवरव्यू बता दिया क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये तीनों आपस में वर्ड जो है ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपस में रिलेटेड है, को रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को मनाते हैं। क्या लिखा है आगे? स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे। किसके? स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय यूथ डे स्वामी विवेकानंद को पता होगा कि जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म हुआ था कब? 1863 में। 1863 में जन्म हुआ और 1902 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। ठीक है, अब इसका थीम क्या है? इस बार जो मनाया गया, कहां मनाया जा रहा है? दिल्ली के ये भारत मंडपम में मनाया जा रहा है इस बार। और इस बार का थीम क्या है? तो थीम जो है, थीम याद रखेंगे, यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और कुछ बचा? थीम हो गया आपका इंटरनेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को मनाते हैं। इस बार जो मनाया गया 12 जनवरी को मनाया गया। अच्छा, जो पिछली बार 2024 में जो यूथ फेस्टिवल मनाया गया था, यूथ फेस्टिवल कहां मनाया गया था? नासिक में। यूथ फेस्टिवल 2024, यूथ फेस्टिवल 2024 कहां मनाया गया? नासिक। ठीक है, नासिक में, महाराष्ट्र नासिक में मनाया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब यहां पे कुछ फैक्ट है, वन लाइनर देख लेते हैं। कुंभ वाणी चैनल की प्रसारण अवधि क्या है? कुंभ वाणी चैनल की प्रसारण अवधि कब से कब तक होगा? 10 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। ठीक है, 10 जनवरी से 26 फरवरी। और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पुनाच सांगचू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के मध्य की है? तो भारत और भूटान के बीच, जैसा कि आपको बता चुका मैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कब हुई है? और इस योजना का उद्देश्य क्या है? वो युवाओं को भर्ती पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग। कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखेंगे इसको, 1975 में हुई थी। मशहूर सिंगर पी जयचंद्रन जिन्हें भाव गायकन के नाम से भी जाना जाता है, तो हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ठीक है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, तो यह किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, पीएम मोदी ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, अल नीनो मुख्यतः किस महासागर को गर्म करता है? तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर करता है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर को गर्म करता है अल नीनो। अल नीनो से क्या होता है कि मानसून, अगर अल नीनो ज्यादा होता है, अल नीनो अगर बढ़ जाता है तो बारिश होने की संभावना कम जाती है, क्योंकि ये क्या करता है? समुद्र के जो वाटर सरफेस है उसको क्या करता है? गर्म कर देता। मतलब एक गर्म जलधारा है। ये क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है और ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और किसको गर्म करता है? ये भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर को। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था नरेंद्र नाथ। ठीक है, और कुछ है? और नहीं,
तो ठीक है, इसको आप रिवीजन के तौर पे, आप इसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था और इसी तरह से आगे हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा बताइए, लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।